जिन देशों में पेड़ पौधे ही नहीं है तो वहां जड़ी बूटियां भी कम होंगी, क्योंकि जड़ी बूटियां पेड़ पौधों का ही हिस्सा है। तो जिन देशों में पेड़ पौधे कम होंगे वहां की जड़ी बूटियां कम होंगी, और अगर जड़ी बूटियां बहुत कम हैं तो वहां आयुर्वेद नहीं होगा। वो कितनी भी ताकत लगा लें वहां आयुर्वेद नहीं होगा। अगर उनको अपने यहाँ आयुर्वेद चलाना है तो वो भारत की मदद से ही चलेगा, उनकी अपनी ताकत नहीं है उन जड़ी बूटियों को पैदा करने की। हमारे बहुत सारे मित्र कहते रहते हैं, देखो राजीव भाई, यूरोप में आजकल आयुर्वेद का बहुत प्रचार हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है भारत से ले जाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर, या भारत के पड़ोसी देश चीन से मंगाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर। आप सोचेंगे और हैरान हो जाएंगे, यूरोप और अमेरिका के सभी देश एक साल में 2500 अरब डॉलर की जड़ी बूटियां भारत और चीन से खरीदते, क्योंकि उनके यहाँ वो होती नहीं है। होगी कहाँ से? उसको होने के लिए जो मौसम की अनुकूलता चाहिए वो उनके पास है नहीं। तो जड़ी बूटियां होंगी नहीं तो उस देश में आयुर्वेद कहाँ से आएगा? उस देश में चरक संहिता कैसे लिखी जाएगी? तो आप ये मान लो कि मौसम ने उनको बेगाना बना दिया, गरीब बना दिया। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत में हमको दिखाई देता है। अब भारत में आ जाएं, यहाँ वो सब कुछ है, मौसम की अनुकूलता है, प्रकृति की अनुकूलता है, ईश्वर की कोई विशेष कृपा है जो इसी देश में 16 जलवायु हैं। ये सब होने से हमारे यहाँ बहुत कुछ होगा, जड़ी बूटियां होंगी। एक बार क्या हुआ, मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा में एक पर्वत है, उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। इसका जिक्र हमारे रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और सबसे अच्छा सुंदर वर्णन इसका रघुवंशम में है, कालिदास ने किया है, गंधमार्दन पर्वत। तो जहां ये गंधमार्दन पर्वत उड़ीसा में है, मैं वहीं गया था। जिस गांव में है उसी गांव में गया, और वहां मेरी एक सभा हुई थी। मैंने उस गांव के सरपंच को पूछा कि भाई, ये गंधमार्दन पर्वत बड़ा मशहूर है, भारत के शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, जरा बताओ इसकी विशेषता क्या है? तो उसने कहा कि साहब, इसकी एक विशेषता ये है कि इस एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां हैं। मैंने कहा नाम मालूम है? उसने कहा 16,000 के तो नहीं मालूम है, 500-600 के तो बता सकता। फिर मैंने कहा किसको मालूम है? तो कहता मेरे दादाजी को 1000-1200 का मालूम है। दादाजी के दादाजी मिल गए तो शायद 2-2,500 का मालूम हो जाएगा। लेकिन एक ही गांव के छोटे से एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां। तो मैं वहीं नजदीक में एक जिला है, वो जिले का नाम है कालाहांडी, भवानीपट्टनम उसका जिला केंद्र है। दौड़कर गया और वहां के जितने भी बॉटनी के प्रोफेसर थे सबको मैं मिला। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है। एक एक प्रोफेसर बोलता है कि मैंने लिस्टिंग किया है, तो कोई प्रोफेसर के पास 2,500 जड़ी बूटियों का लिस्टिंग है, किसी के पास 3,000 का है। एक प्रोफेसर ने कहा मैं 40 साल से काम करता हूं, उनके पास कुछ 7,000-7,500 जड़ी बूटियों की लिस्ट है। क्या क्या गंधमार्दन पर मिलता है, और उनकी इच्छा है कि मैं सबका लिस्टिंग करूं 16,000 का। लेकिन वो कहते हैं कि शायद 2 जन्म इसमें लग जाएंगे, एक जन्म में ये होने वाला नहीं है। आप सोचो, गंधमार्दन पर्वत एक भारत के जिले के एक गांव के नजदीक का छोटा सा पहाड़, वहां पर इतनी जड़ी बूटियां, तो संपूर्ण भारत का जो मुकुट है हिमालय, उसकी कल्पना करो। भारत के बहुत सारे पादप विशेषज्ञ, पौधों के विशेषज्ञों से मैं मिला हूं, तो उनका कहना है कि राजीव भाई, कम से कम 84-85 हजार जड़ी बूटियां तो हिमालय में मिल ही जाएंगी। मैंने पूछा अधिक से अधिक कितनी बताओ? तो उन्होंने कहा वो अभी कैलकुलेशन संभव नहीं है, हमारी इमेजिनेशन काम नहीं करती, कल्पना शक्ति काम नहीं करती। एक बार मैंने सोचा कि संपूर्ण भारत देश के 10 करोड़ विद्यार्थियों को एक बड़े प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाए कि तुम्हारे गांव और आसपास में जितनी जड़ी बूटियां हैं उनकी लिस्ट बनाओ, तो शायद 2-4 साल में पूरी लिस्ट बनकर आ जाए। लेकिन 10 करोड़ विद्यार्थी इसमें लगे तो ऐसे ही नहीं आएगी। कितना बड़ा काम है जो अभी तक करने के लिए बाकी पड़ा है,
और हमें इसका अंदाजा नहीं है। शायद इसलिए नहीं कि भगवान ने भरपूर दे दिया है, तो हमें स्केर्सिटी का अंदाजा नहीं है। ये जो यूरोप और अमेरिका वाले हैं, जिनको कुछ मिला नहीं है, वो तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं, और वो रोज भारत सरकार पर आकर ऐसे दबाव डालते हैं कि भारत के कानूनों में संशोधन कर दो और हम ये हिमालय की सब जड़ी बूटी खोद कर ले जाएं, भारत के पहाड़ों से जितना मिले वो ले जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दो। और इसी व्यवस्था के लिए उन्होंने गेट करार नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत से करा लिया है, जिसमें से रास्ते खुल जाएं ताकि भारत की बेशकीमती जड़ी बूटियां बिना किसी अवरोध के भारत के बाहर चली जाएं। वो तड़पते हैं, और इतने सारे रिसर्चर्स वहां से आते हैं, यूरोप और अमेरिका से, वो एक ही बात के लिए यहाँ काम करते हैं, किस इलाके में क्या क्या जड़ी बूटियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या मिलता है। अब उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। भारत सरकार कुछ ऐसे मूर्खता के काम करती है, उनमें से एक काम है फॉरेन फंड से एनजीओज चलाना। विदेशी पैसा लिया और एक ट्रस्ट बना लिया, एक संस्था बना ली, एक एनजीओ बना लिया। तो ये जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं ना, वो उन एनजीओज को थोड़ा डोनेशन देते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हारे इलाके में क्या क्या है। ये मूर्ख लोग यहाँ थोड़े पैसे के लालच में सूची की सूचियां बनाते हैं और यूरोप और अमेरिका को भेजते जाते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और उनको ये धीरे धीरे पता चल रहा है और धीरे धीरे वो भारत सरकार की बाहों उमेट रहे हैं। चीन इस मामले में थोड़ा होशियार है। चीन की सरकार अपनी जड़ी बूटियों के क्षेत्र में विदेशियों को प्रवेश नहीं करने देते। वो कहते हैं जो रिसर्च करेंगे वो हम करेंगे, परिणाम भी हम पहले जानेंगे, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बताएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सभी परिणाम बताएं। वो थोड़े होशियार हैं। हमारे देश के नेता उनसे थोड़े ज्यादा मूर्ख हैं। किसी भी विदेशी को बुलाएंगे, आओ दरवाजा खुला है, जो तुम्हें चाहिए सब लूट के ले जाओ। जैसे वो जहांगीर था ना 400 साल पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी को दरवाजा खोल के बुला लिया, वही जहांगीरों के मानस पुत्र आज भी इस देश में है। आ जाओ, किसी का भी स्वागत है। भारत एक धर्मशाला है, सराय जैसा है। हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया, जो तुम्हें चाहिए सब ले जाओ। अब मुश्किल क्या हो रही है कि जब बहुत रेयर माने बेशकीमती जड़ी बूटियों पे कहीं काम होता है तो पता चले वो भारत में नहीं है, कनाडा में है। पता चले भारत में नहीं है, जर्मनी में है। पता हुआ भारत में नहीं है, अमेरिका में है। और उनके जर्नल्स जब आते हैं तो वो पता करते हैं, हमको जानकारी देते हैं कि हमने तो इस पर पेटेंट ले लिया, और हम यहाँ ठगे से बैठे हुए रह जाते हैं। अमेरिका ने हल्दी पर पेटेंट करा लिए, नीम पर पेटेंट करा लिए, काली मिर्च पर पेटेंट करा लिए, जीरे पर करा लिए, अजवाइन पर करा लिए, और तो और इडली बनाने के प्रोसेस पर पेटेंट हो गए, सांभर बनाने के प्रोसेस पेटेंट हो गए। हम यहाँ ठगे ठगे से देख रहे हैं। अखबारों में खबर आती है तो पता चलता है। इससे सिद्ध क्या होता है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने उसको ध्यान देना बंद कर दिया, बेदरकारी किया। उनके पास कुछ नहीं है तो वो एक एक छोटी छोटी बात के लिए तरसते हैं। अब ये जो भिन्नता है भारत और यूरोप में, चूंकि सूर्य वहां कम है और यहाँ बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं दुनिया में पूरे ब्रह्मांड का केंद्र ही सूर्य है। अगर सूर्य मेहरबान है तो सब कुछ आपके लिए है, और जो सूर्य की मेहरबानी नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस देश में बहुत कुछ ऐसा, तो शायद ऐसे कारण से ही इस देश में आयुर्वेद जन्म लिया होगा। और आयुर्वेद ने जन्म लिया होगा तो ये उतना ही पुराना होगा जितना पुराना भारत है। कुछ विदेशी इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद 2500 साल पुराना। कुछ जर्मन्स लोगों ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 3500 साल पुराना। कुछ ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 10,000 साल पुराना। कोई बोलता है 10,000 साल, कोई कहता है 3,500 साल, कोई कहता है 2,500 साल। वो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कहते हैं।
लेकिन मेरा कहना है कि अगर ये 10,000 साल का किस्सा है, 2-5 हजार साल का किस्सा है, तो वो हनुमान जी गए थे लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाने के लिए, वो किस्सा तो, और हनुमान जी का किस्सा हम सब जानते हैं, संजीवनी उनको पहचान में नहीं आई तो पर्वत ही उखाड़ के ले आए। तो जो वैद्य थे ना राम जी की सेना के, जिनका नाम था सुषेण, तो वैद्य सुषेण ने कहा मैंने तुमसे एक बूटी मंगाई थी, तो उनका वैद्य जी मुझे समझ में नहीं आती, मैं पर्वत ले आया। और ये कहानी आगे बढ़ती है रामचरितमानस में तो नहीं, रघुवंशम में, कि उस एक छोटे से पर्वत के टुकड़े से कुछ 1000-1200 औषधियां वैद्य सुषेण ने निकाली थी। और उन्हीं औषधियों की ताकत से रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया था, और युद्ध में घायल अपने सभी सैनिकों को रात भर में दवाओं का लेपन करके अगले दिन फिर लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। तो हम कैसे कहें कि ये आयुर्वेद 2000 साल 5000 साल, भगवान श्री राम को ही 8.5 लाख साल से ज्यादा हो गए अगर हम हिसाब निकालें। और जो भगवान राम के पहले की बात करें तो भगवान राम खुद ही कह रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे रघु, दिलीप, वो सभी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, माने जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान था। अगर राम के पूर्वज उनको भी जड़ी बूटियों का ज्ञान था तो बढ़ते चले जाएं तो ये समय की सीमा तो रुकती नहीं। तब मैंने अपने मन में संतोष के लिए ये तय मान लिया है कि ये भारत की जड़ी बूटियों का विज्ञान या आयुर्वेद उतना ही पुराना है जितना भारत है। अब भारत की उम्र अगर हम जैन शास्त्रों के हिसाब से निकालें तो भगवान आदिनाथ से शुरू होती है, और भगवान आदिनाथ का समय 1-2 साल का नहीं, 1-2 हजार साल का नहीं, कुछ करोड़ वर्षों का है। तो भारत भी कुछ करोड़ वर्षों का है, तो भारत की जड़ी बूटियां भी करोड़ वर्षों की होंगी, क्योंकि भारत में एक चीज जो निश्चित है, बाकी बहुत सारी चीजें बदली होंगी, सूर्य का प्रकाश। ये भगवान आदिनाथ के जमाने में भी होगा और आज सन 2006 में भी है। इस सूर्य के प्रकाश के कारण जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी उस समय भी रही होगी जो आज है। आज शायद कमी आई है, उस समय इससे भी ज्यादा रही होगी, क्योंकि हमने आज जो विकास का रास्ता अपनाया है उसमें इस जैव विविधता का ही, बायोडाइवर्सिटी का ही सबसे ज्यादा नाश हो रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ें कि भारत और यूरोप में ये अंतर है। अब उनके पास तो ज्यादा कुछ है नहीं, पेड़ पौधों के नाम पर, जड़ी बूटियों के नाम पर, तो दुनिया से जो मिलेगा उसी से वो अपना काम चलाएंगे। हमारे पास चूंकि सब कुछ है इसलिए हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भारत के जितने महान लोग हुए जिनके नाम आप सब सुनते हैं, जैसे एक बड़े महर्षि हुए भरद्वाज, जिनको इस देश में आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, या बड़े एक महर्षि हुए चरक, एक थे सुश्रुत, जमदग्नि, काश्यप, ये सब लोग तो आज के नहीं हैं, कुछ तो हजारों साल के हैं, कुछ लाखों साल के हैं। तो इनके पास ये सब ज्ञान जो उपस्थित हुआ वो प्रकृति ने मदद की होगी और इसलिए इतना सब हो गया। अब वहां पर यूरोप में तो ये कुछ है नहीं, तो वहां किस तरह की चिकित्सा आई होगी, एक उदाहरण देता हूं। ये जो आधुनिक चिकित्सा है, मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम, जिसका पर्यायवाची इस समय है एलोपैथी, इस एलोपैथी का जनक माना जाता है एक ग्रीक व्यक्ति हिप्पोक्रेटिस। आप जानते हैं उसकी फिलॉसफी क्या है? मैंने हिप्पोक्रेटिस की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, जो उसने ग्रीक में लिखी थी। बाद में अंग्रेजी हुआ, फ्रेंच हुआ, कई भाषाओं में तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, कई लोगों ने उस पर टिप्पणियां लिखी हैं। उसकी फिलॉसफी जरा सुनिए। वो ये कहता है कि शरीर में कोई रोग आ गया तो अब इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आपका जो रक्त है ना, ये प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो शरीर से, इसको निकाल दो।
इसके अलावा कुछ और मालूम ही नहीं उसको कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो उसने ले दे के एक सिद्धांत बनाया कि आपको बुखार हो गया तो रक्त प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो। आपको जुकाम हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। आपको फोड़ा हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। माने जो भी कुछ है वो निकाल दो, ठीक है। और यही शायद हिप्पोक्रेटिस के वंशज हैं जो आज किसी का गर्भाशय निकाल देते हैं, किसी का गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, किसी की किडनी निकाल देते हैं, किसी का कुछ भी निकाल देते हैं। और निकालने के पहले हमको कन्विंस करते हैं, देखो ये तो बेकार है, इसमें अब रखा क्या है। अगर गर्भाशय बेकारी होता तो भगवान ने क्यों दिया? गॉल ब्लैडर बेकारी होता तो ईश्वर ने क्यों दे दिया? किडनी बेकारी है तो ये क्यों है हमारे शरीर में? अगर सब कुछ ही बेकार है तो ये शरीर को ही काट काट के फेंक दो, इसको रखने की क्या जरूरत है? ये सब हिप्पोक्रेटिस के पुत्र हैं, उसी को अपना वंशज मानते हैं। हिप्पोक्रेटिस क्या कहता था? कुछ बीमारी हुई रक्त निकालो। वो तो बेचारा रक्त तक सीमित था, इन्होंने इतना विकास कर लिया है कि अब कुछ भी निकाल दो। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, ये हमेशा आप याद रखना। ये जो हिप्पोक्रेटिस ने विज्ञान बनाया, जिसको मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम कहते हैं, इस विज्ञान के शिकार दुनिया भर के लोग हुए, दुनिया भर के लोग। मैं आपको एक नाम सुनाता हूं जो जल्दी आपके समझ में आ जाए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, मालूम है? ये बेचारे बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, बड़े मेहनती थे। इन्होंने अमेरिका को इंग्लैंड की गुलामी से आजाद कराने में बहुत काम किया, बहुत काम किया। और अमेरिका की प्रजा ने उनके काम को देखते हुए उनको पहला राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका की आजादी आई लगभग 1779 के आसपास और पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वॉशिंगटन। आपको मालूम है जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई? हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत अपना के। क्या हुआ, वो जब राष्ट्रपति हो गए ना तो एक बार उनको बुखार आ गया, कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। तो वो तो हिप्पोक्रेटिस के पक्के चेले थे, उन्होंने कहा अरे मेरे गुरु ने कहा है कि रक्त प्रदूषित हो गया। तो अब बुलाया उन्होंने एक डॉक्टर को, कहा कि मेरे शरीर से दूषित रक्त निकालो। तो वो एक आया डॉक्टर और उनकी दोनों नसें काट गया, दोनों हाथ की नसें काट दी, लेफ्ट और राइट ये वाली। अब नसें कट गई तो खून भल 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 निकलना शुरू, रात भर निकलता रहा। सवेरे वो डॉक्टर जब आया देखने के लिए तो जॉर्ज वॉशिंगटन मरे हुए मिले। ये कहानी है हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत की। जॉर्ज वॉशिंगटन मर गए इस हिप्पोक्रेटिस के चक्कर में कि खून तुम्हारा खराब हुआ है, काट के निकाल दो। अब इनको पता तो है नहीं कि खून बनाना कैसा, काट के निकालना आता है। और ये तो मैंने एक कहानी सुनाई आपको। जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे हजारों राजा यूरोप में, ग्रीस में इसी सिद्धांत के शिकार हुए। एक राजा था, बहुत पुरानी कहानी बताता हूं, 4वीं शताब्दी की, क्लॉडियस रोम का, वो भी इसी चक्कर में मरा। उसको भी कुछ बुखार आया और उसके डॉक्टर ने आके नस काट दी उसकी, पैर की भी हाथ की भी, कि खून निकल जाने दो सारा, ये खून निकल गया तो अच्छा हो जाएगा। क्लॉडियस मर गया। डेमोस्थनीज एक बड़ा राजा, वो मर गया। एशुनियस मर गया। ऐसे एक नहीं 1,500-2 हजार से ज्यादा राजा इसी चक्कर में मर गए। ये है मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम। इसने सारी दुनिया को ये सिखाया है कि देखो साइंटिफिक यही है, जो भी है निकालो निकालो, खून है तो निकालो, किडनी है तो निकालो, गॉल ब्लैडर है तो निकालो, ऐसा ये सिस्टम है। अब भारत में क्या है? भारत में तो ये चलने वाला नहीं है और चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अगर ये पता है कि बुखार आ गया तो बुखार आने का कारण हमें मालूम है, और अगर कारण मालूम है तो औषधि जिंदाबाद है। एक नहीं 84,000 औषधि है, कोई ना कोई काम करेगी उस पर। तो भारत में जब बुखार आता रहा तो औषधियां दी जाती रही, जड़ी बूटियां दी जाती रही और हम ठीक होते रहे।
इसलिए हमको कभी काट पीट के रक्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने रक्त निकाला युद्ध के मैदानों में, ये नहीं कि ब्लेड काट के अपने ही शरीर से।